मतदान के लिए छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान का वोटर्स प्रयोग करेंगे। इन सीटों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ सीटें हैं। सातों सीटों की अगर हम बात करें तो रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग शामिल है। सातों सीटों पर अब तक कोरबा को छोड़कर बाकी सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो यहाँ पर समीकरण इस बार कुछ और बनते दिख रहे हैं। कौन है इन सीटों के उम्मीदवार और आखिर कितने प्रत्याशी इस पूरे चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कितने बड़े नेताओं की पगड़ी जो है वो इस चुनाव में साख पर लगी हुई है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। प्रदेश की इन टोटल 7 सीटों पर नजर डालें तो लगभग 168 अभ्यर्थी जो हैं, प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने दिख रही है। बाकी और भी तमाम पार्टी के लोग हैं, पर अभी तक वो उस तरीके से प्रचार या उस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नहीं आ पाए हैं। इसके साथ ही बहुत से अभ्यर्थी जो है वो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने है। सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां पर बीते विधानसभा चुनाव का जिक्र करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदेश में, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव को प्रभावित करता है। तो बीते दिनों जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर अपनी बहुमत के साथ सत्ता वापस बनाई है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में उनकी सत्ता जा चुकी थी। तो इस बार बीजेपी ने कांग्रेस से जीतने की उम्मीद के साथ जीत का अंतर बढ़ाने के लिए कद्दावर नेता और कई बार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मौका दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक, जो कि अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव में उतरे थे पर हार गए हैं, रायपुर पश्चिम से विधायक थे विकास उपाध्याय, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। रायपुर की बात करें तो जनता के बीच बातचीत में यही निकल कर आता है कि जिस हिसाब से एक राजधानी का डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो पूरा जो मामला रहेगा वो डेवलपमेंट का रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि शहरी वोटर्स को हमेशा बीजेपी के पक्ष में ज्यादा देखा गया है, तो प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ हालात नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने कोई भी बड़ा रैली या कोई भी बड़े नेता को बुलाकर रायपुर जैसे बड़े लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं समझी। पूरे शहर में, शहरी क्षेत्रों में इस बार अगर हम बात करें तो ना बीजेपी के ज्यादा झंडा, बैनर, पोस्टर दिखे, तो वहीं कांग्रेस के भी बिल्कुल ना के बराबर झंडा, बैनर और पोस्टर दिखे। बीजेपी से पूछा गया तो कहते हैं कि ये उनकी परंपरागत सीट बन चुकी है। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 7 से 8 चुनाव से बीजेपी यहाँ पर काबिज है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम कुछ मैजिकल करने जा रहे हैं, इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी और खासा प्रयास इनका ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा। छत्तीसगढ़ की दूसरी हॉट सीट की बात करें तो वो है कोरबा की। कोरबा को छत्तीसगढ़ में इस्पात नगरी की तरह भी जाना जाता है। कोरबा में जहां कई तरह की कोयला खदानें हैं, तो वहीं पर कई तरह के इस्पात संयंत्र भी, यानी औद्योगिक क्षेत्र है एक तरह से कह लिया जाए तो। इस क्षेत्र में भाभी वर्सेस दीदी की लड़ाई चल रही है। भाभी यानी कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान में वहां से एमपी हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की वाइफ हैं, लगातार राजनीति में बहुत पहले से एक्टिव है। तो वहीं पर बीजेपी ने कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद सरोज पांडे यानी कि दीदी पर दाव लगाया है। हालांकि कोरबा में लोकसभा सीट पर सरोज पांडे का नाम अनाउंस होते ही बाहरी यहाँ पे नहीं चाहिए का नारा लगने लगा था, लेकिन उसके बाद भी कई विरोधों के स्वर के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि मतदान किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि क्षेत्र में एक दूसरे को काटने की, यानी बीजेपी और कांग्रेस आपस में प्रत्याशियों को किस तरीके से डिमेन किया जाए, इस पर भी खासा काम किया है। अपना पक्ष रखने के साथ दूसरे के पक्ष को कम करने की भी खासी कोशिश दोनों ही तरफ से की गई है। क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र कई बार दिख जाती है, पर इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि कोरबा की जनता जो सड़क, पानी और बिजली जैसी सामान्य समस्याओं से आज भी जूझ रही है, क्योंकि इस्पात क्षेत्र है, लेकिन फिर भी सड़कों की समस्या यहाँ 12 महीने बनी रहती है।
ऐसे में जनता किस चीज़ के लिए और कैसे वोट डालती है। लोकसभा सीटों में तीसरी सीट की अगर हम बात करें तो कल जहां मतदान होने हैं उसमें एक महत्वपूर्ण सीट है जांजगीर चांपा की। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में जांजगीर चांपा एकमात्र ऐसा सीट है जो एससी के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत सेफ खेलते हुए पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को टिकट दे दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कई वर्षों की मेहनत के बाद कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है। कमलेश जांगड़े महिला प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में एक्टिव रही हैं। तो वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया की बात करें तो मंत्री रहे हैं, कई तरीके के एलिगेशंस के बाद भी कांग्रेस ने उन पर उम्मीद जताया है। क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से अगर हम कंपैरिजन करें तो कांग्रेस ने इस पूरे क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ पर आने वाली 8 की 8 विधानसभाओं पर इस एक लोकसभा सीट में 8 विधानसभा लगते हैं। 8 की 8 विधानसभा सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं। फिर आती है नॉर्थ छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट, ये है सरगुजा की। सरगुजा सीट में एक तरफ जहां पूर्व मंत्री की बेटी शशि सिंह है, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज बीजेपी की तरफ से हैं। अब ये बात तो वही हो गई कि संस्कार तो कांग्रेस वाले ही हैं, लेकिन अब जीतेगा कौन? क्योंकि चिंतामणि महाराज का टिकट कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले काटा था, जिससे वो नाराज थे। फिर उनका नाम ईडी की चार्जशीट में आ गया, जिससे वो और नाराज और डर कर, ये लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद चिंतामणि महाराज ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसका प्रतिफल भी उन्हें मिला कि उन्हें लोकसभा की उम्मीदवारी इस चुनाव में दे दी गई। अब देखने वाली बात यही है कि जो अंबिकापुर विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे मतों से कांग्रेस को नकार चुका है, कांग्रेस से जो पूर्व मंत्री थे उनकी बेटी है शशि सिंह, उनको कितना वोट देती है, और चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस छोड़कर ही निकले उनको कितना वोट देती है। हालांकि क्षेत्र में कांग्रेस ने या बीजेपी ने, दोनों ने ही कई कद्दावर नेता दिए हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस किस तरफ ज़्यादा है ये देखने वाली बात होगी। चौथे और अगले महत्वपूर्ण सीट की हम बात करें तो सीट है दुर्ग लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सिर्फ 2 ही जगहों पर अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं, राजनांदगांव और दुर्ग उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान सिटिंग एमएलए जो हैं वो है विजय बघेल। विजय बघेल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच पारिवारिक रिश्ता है। तो वहीं पर बीजेपी ने भूपेश बघेल के अगेंस्ट विजय बघेल को यूज करते हुए मैदान में उतारा था विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार उन्हें बनाते हुए दुर्ग लोकसभा सीट से उतार दिया है। और खैर, दुर्ग लोकसभा सीट से उन्हें उतारा ही नहीं है, खासा प्रचार करने के लिए इस सीट पर बीजेपी ने कई बड़े केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वहां पर रैली और आम सभाएं भी करवाई। तो वहीं इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मौका दिया है। राजेंद्र साहू की छवि किसान नेता वाली है, लगातार किसानों के बीच उठते बैठते रहे हैं और खुद भी किसान है, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कांग्रेस ने उन्हें यहाँ पर मौका दे दिया है। अगली सीट की हम बात करें तो वो है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर, वहाँ पर प्रदेश का हाई कोर्ट है। वहाँ से कांग्रेस ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव। कई मामलों में उनका नाम कई शीट्स पर भी रहा है, मतलब ईडी के छापों में भी रहा है। इतना तक हो गया कि प्रचार के दौरान एक दिन उनकी एनिवर्सरी रहती है और जिस होटल में वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाते हैं वहाँ पर भी छापे की टीम पहुँच जाती है। तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के लिए कई अलग अलग मोर्चों पर खड़े अलग अलग समय पर दिखे हैं, चाहे वो ईडी में उनका नाम हो, चाहे वो खुद विधायक हो, महापौर हो, अलग अलग भूमिकाओं में छात्र नेता के तौर पर उभरते हुए देवेंद्र यादव यहाँ तक पहुँचे हैं। राहुल गांधी का खास और करीबी उन्होंने खुद को साबित किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। तो यहाँ से बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी बनाया है वो है तोखन साहू के लिए वोट मांगने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मैदान में पहुंचा, चाहे वो मोदी की सभा हो, पीएम मोदी के बाद चाहे वो अमित शाह की सभा हो, चाहे वो जेपी नड्डा की सभा हो। क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों ने इक्वल प्रदर्शन करते हुए बीजेपी की भी उतनी सभाएं, कांग्रेस की भी उतनी सभाएं और सभी के केंद्रीय नेतृत्व मैदान में दिखे हैं बिलासपुर सीट जीतने के लिए। हालांकि बिलासपुर सीट अभी बीजेपी के पास है, जहां पर सिटिंग एमपी का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को बीजेपी ने अपना
उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो ये है रायगढ़ की सीट। रायगढ़ सीट में बहुत सालों बाद, या यूँ कहें कि लगभग 2 दशक के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर सारंगगढ़ राज परिवार पर अपना भरोसा जताया है। भरोसा ऐसा कि ये चुनाव जिता सकते हैं। रायगढ़ कई मामलों में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा शहर है, अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात है। जिंदल स्टील प्लांट्स की बात कर लें, तमनार की बात कर लें, तो ये जो पूरा क्षेत्र है लोकसभा का, यहाँ पर लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और यहाँ पर इस्पात नगरी इसको भी कहा जाता है, क्योंकि कई अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ कांग्रेस की मेनका सिंह है जो सारंगगढ़ राज परिवार से ताल्लुक रखती है, तो वहीं पर बीजेपी ने यहाँ राधेश्याम राठिया को मौका दिया है। राधेश्याम राठिया कई मामलों में बीजेपी के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल उनको मिला है। लेकिन रायगढ़ के मन में भी वही सवाल है जो जनसामान्य जो वहाँ जाता है उसके मन में रहते हैं कि आखिर ये रोड बनते क्यों नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि अपने समस्याओं के बीच वहाँ की जनता किसे चुनती है। तो ये है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों का हाल, जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया कल होगी। देखने वाली बात यही होगी कि इन 7 सीटों पर जनता किसे और कितना ध्यान में रखते हुए वोट करती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।